नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। नए साल के पहले दिन आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका नया साल जोरदार, धमाकेदार, दमदार रहे और इस नए वर्ष में आपको सारी कामयाबी हासिल हो, हमारी शुभकामनाएं आपको। और हमारे साथ पैनल मौजूद है, तो आज शुरुआत जरा उनसे भी हम शुभकामनाओं के साथ ही करें। त्रिपाठी साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं, द्विवेदी जी को बहुत शुभकामनाएं नए साल की। सभी साहब आपको बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, इंडिया टीवी के सभी लोगों को भी शुभकामनाएं। लेकिन हम लोग तो देखिए कहानी कुर्सी वाले हैं, तो कहानी कुर्सी की चले, लेकिन थोड़ा हैप्पी हैप्पी चले, ज्यादा मारा मारी न करिएगा। हैप्पी हैप्पी आप लोगों से बस में एक ही बात, सब मिले आपको। कुर्सी यहाँ थोड़ा नहीं हो पा रही है। देखिए ये बड़ा था, पहले ही दिनों में दुखती रग पर हाथ रखना। इससे पहले कि आप कुछ कहें, शुभकामनाओं में कुछ भी कामना की जा सकती है। कुर्सी नहीं मांगना, कुर्सी नहीं मांगना। ठीक है, हम लोग भावना भुक्त, सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आइए तो शुरुआत करते हैं। अब जैसा सर ने कहा, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अब मस्ती की बात करते हैं। आइए, कौन कितनी मस्ती में है। देखिए, देश की राजनीति में जो धाराएं इस वक्त बह रही हैं, मोदी जी जिस तरफ ले जाना चाह रहे हैं देश को, वो कहते हैं विकसित भारत का संकल्प है, 2047 में बनाना है भारत को विकसित राष्ट्र। दूसरी ओर राहुल गांधी कहते हैं उनको देश को इंसाफ देना है, जब वो कहते हैं कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। तो दोनों की बिल्कुल आप कह सकते हैं विपरीत धाराएं सी बह रही हैं। आज हम इन दोनों नेताओं की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जब कुर्सी पर बैठे हैं देश की पीएम की, और राहुल गांधी जब पहली बार लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, तो इन दोनों की लेगेसी क्या दिखाई देती है। आज कल हमने बात की थी कैसा रहा इनका गुजरा साल, आज हम बात करेंगे कैसा दिखता है इनका भविष्य। क्या लेगेसी छोड़कर जाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि कमोबेश आप मान लीजिए जून में नतीजा है, आधा साल था, रेफरेंस के लिए मान लेते हैं। अभी नए वर्ष में प्रवेश हुए, तो दोनों का अपनी अपनी इस थर्ड टर्म पीएम के और फर्स्ट टर्म एलओपी का, राहुल गांधी जी का नए वर्ष में प्रवेश हो रहा है। अब एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमें ये बात करने के लिए, मोदी क्या अचीव करना चाहते हैं और कितना कर चुके, तो और राहुल गांधी भी। तो एक रेफरेंस पॉइंट दिखाई देता है। ये संयोग ही है कि हमको ये सूझा। वो रेफरेंस पॉइंट आइए आज बनाते हैं हम राजीव गांधी जी। जी हाँ, राहुल गांधी जी के पिताजी को। राहुल गांधी जी की तरह ही उनको भी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह देखा जाता था। उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं रहा था। वो हालांकि इतने बड़े पॉलिटिकल परिवार में जन्मे, लेकिन वो मस्त थे, अपनी दुनिया में खुश थे, हवाई जहाज उड़ा रहे थे। और उस वक्त उन्होंने कई बार कोर्ट में पढ़ रहा था, तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पॉलिटिक्स अच्छी भी नहीं लगती है, यहाँ कोई आदमी कहता कुछ है करता कुछ है। लेकिन फिर उनको आना पड़ा, और उसके बाद जो मैंडेट उनको मिला था 414 लोकसभा की सीटें, और उस वक्त बीजेपी को आई थी मात्र 2 सीट। नरेंद्र मोदी ने भी 400 पार का नारा दिया था, वो पूरा नहीं हो पाया। तो क्या वो कभी पूरा हो सकता है। और दूसरी ओर अगर आप राहुल गांधी जी के लिए राजीव गांधी रेफरेंस पॉइंट क्यों है, इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो जैसे मोदी वो हासिल करना चाहते हैं जो राजीव गांधी को मिला था, लेकिन राहुल गांधी भी वो कर देना चाहते हैं जो राजीव गांधी के दौर में उनके विपक्ष ने कर दिया। वीपी सिंह ने, बीजेपी ने, उस वक्त की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन की जो थी, 414 वाले मैंडेट वाले राजीव गांधी की सरकार को गिरा दिया। 1989 का चुनाव आया तो कांग्रेस 414 से 197 पर आ गई और बीजेपी आ गई 85 सीटों पर। जनता पार्टी की सरकार बन गई, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल के अंदर ऐसा पॉलिटिकल गिराव देखने को मिलेगा, राजीव गांधी ने कभी सोचा भी नहीं था। ये राहुल गांधी करना चाहते हैं, तो राहुल गांधी को सीखना है अपने पिता के दौर के विपक्ष से, और मोदी जी वो हासिल करना चाहते हैं जो राहुल गांधी के पिता को मिला था। ये दोनों बातें कितना मुमकिन है, आइए आज इससे ही हम लोग आज की कहानी कुर्सी की चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं सर आज आर्टिकल एक पढ़ रहा था, उस वक्त शायद 1991 का इलेक्शन से पहले का इंडिया टुडे का एक आर्टिकल था, जिसमें एक किस्म की पॉलिटिकल बायोग्राफी राजीव गांधी की थी। तो उस वक्त जो शब्द उस वक्त राजीव गांधी के लिए लिखे गए थे कि जब वो पॉलिटिक्स में आए तो देश को कितनी उम्मीद थी उनसे। वो दौर था होप का, वो दौर था कुछ हासिल करने का, सपनों का, जैसा 2014 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद हुआ। मोदी 14 के बाद 24 तक आ गए और तीसरे टर्म 5 साल, अब और कुछ ना हो तो 5 साल रहेंगे, 15 साल की उनकी लेगेसी देखने को मिलेगी मिनिमम। राजीव गांधी के लिए वो 5 साल में सब कुछ खत्म हो गया। तो पहले मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, मोदी वो क्या सब कर रहे हैं जो राजीव गांधी नहीं कर पाए और खो दिया वो 5 साल में। देखिए, जब हम कहते हैं कि राजीव गांधी नहीं कर पाए और मोदी वो कर रहे हैं, या कहें कि नंबर्स के मामले में जो 404 और बाद में 10 सीटें और जुड़ गई थी तो 14, क्योंकि पंजाब में चुनाव नहीं हुए थे 84 में, तो इस वजह से बाद में वो जुड़ा था। तो वो 414 का आंकड़ा निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी वो छूना चाहते थे, इस बार रह गया। 29 में क्या होगा इसकी बात होती है। लेकिन जब हम कहते हैं कि राजीव गांधी को रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लें, तो एक तो मतलब थोड़ा सा बड़ी असहमति ये होती है कि राहुल गांधी को तो रेफरेंस पॉइंट तो ठीक है,
क्योंकि राहुल गांधी भी नेता नहीं है, परिवार की वजह से नेता बने, धक्का दे दे के किया जा रहा है। हम लोग यहाँ छपरी छवाई जाती है तो बांस का थून लगा के चढ़ाया जाता है, तो ठीक वैसे ही हो रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है, वो बढ़िया वाले निकले वाले बरगद हैं। धीरे 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 बरगद बड़ा हो रहा था, जब बड़ा हो गया तब समझ में आया कि कितना बड़ा बरगद है। अब सवाल यह है कि वो क्या कर रहे हैं। राजीव गांधी निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूं कि उनकी नीयत ठीक थी, बड़े शानदार नीयत के नेता थे, पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई थी, बड़ा बड़ा देखा था, तो सब कुछ वो उसी तरह से चाहते थे। यानी देश आज जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बड़ी इंडस्ट्रीज आए, बड़े मॉल आए, सब कुछ आए, लेकिन उसके लिए जो रिफॉर्म करना था वो करने की जो ताकत थी वो राजीव गांधी में नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल सेंस उतना मजबूत नहीं था। जैसे उदाहरण के लिए 80 का ही वो दौर था जिसमें चाइना में, जिसको हम वहां का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि चाइना ने जिस तरह से अपने आप को चेंज किया, और यहां तक कि 1989 के थियानमेन चौक पर जो 10,000 छात्रों को मार दिया, उसके बाद भी वो उद्योग पूंजी उसको अपने यहां लाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। राजीव गांधी वहां चूक गए। बढ़त किसमें ली थी उन्होंने? कंप्यूटराइजेशन, जो न्यू एज टेक्नोलॉजी है, उसमें उन्होंने पूरा प्रयास किया। जैसे आज आप देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा, अगर कहें कि ऊपर से तस्वीर लें तो सबसे ज्यादा 5G कहां चमक रहा है, ऐसा अगर कहें तो वो भारत में चमकता है। यानी दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं। हम जब कहते हैं कि अच्छा स्पेस के एलीट क्लब में कौन है, तो 5 देशों में भारत चमकता है। हम जब कहते हैं अच्छा दुनिया में कौन 5 देश चिप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो फिर पता चलता है कि भारत है। हमारे यहां शुरू हुई है, 25 के मिड आते आते पहला चिप शुरू हो जाएगा। तो हम वो सारे काम कर रहे हैं जो फॉरवर्ड लुकिंग है। फिर दूसरा क्या है, नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के सपनों के भारत को भी आगे रखा, यानी जो वंचित है, शोषित है, उन सारे लोगों को। तो यानी एक साथ 2 पिलर पर काम कर रहे थे। राजीव गांधी का दूसरा वाला पिलर मिसिंग था, जिसमें एक लाइन बस मैं बोल दूं कि काला हांडी में वो चुनाव 1984 में जीते, इतना बड़ा मैंडेट था। काला हांडी गए 1985 में, और वहां जाकर उन्होंने जो बोला था वो उसी को आज तक जिक्र किया जाता है कि 1 रुपए में 85 पैसे नहीं पहुंचता है। यहां सब कुछ पहुंचता जैसे आपने, मैं बस इतना कहना चाह रहा था कि इस रिफ्रेश करने के लिए इस डिस्कशन की थीम को, आपने कहा एक असहमति सी रहती है राजीव गांधी से नरेंद्र मोदी की तुलना करने में। एक तो मैं प्योरली पॉलिटिकल मैंडेट की बात कर रहा हूं पहले, और दूसरा जैसा आपने कहा जब राजीव गांधी आए थे, और एक इसलिए भी राजीव गांधी को रेफरेंस पॉइंट हमने चुना क्योंकि राजीव गांधी 1984 के बाद पहली बार 2014 में 30 साल के बाद किसी को पूर्ण बहुमत की सरकार हासिल हुई थी। अगर तो देश के लिहाज से भी कहें तो बहुत शानदार रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि एक तरह से 30, 32, 34 साल हमारी आजादी के बाद, आजादी मतलब 47 में मिली, लेकिन गणतंत्र के तौर पर जब हम 52 से जोड़ते हैं तो ठीक 52, 30, 32 मतलब 32 साल हुए। तो उस तरह से भी देखें तो बड़ा ये शानदार सा एक मिड पॉइंट दिखता है। तो मुझे लगता है रेफरेंस पॉइंट बहुत शानदार है। नंबर के लिहाज से देखें तो भारतीय जनता आज भी वहां पहुंच पाई, लेकिन भाजपा को सब अपने आइडियोलॉजिकल और नरेंद्र मोदी को सब अपने कर्म पर करना है, राजीव गांधी को सब इंदिरा गांधी। ये आपने जो भी बात की ना आइडियोलॉजिकल, राजीव गांधी जब आए तो उनमें दिखी मॉडर्नाइजेशन, लिबरलाइजेशन का सपना दिखा, एक खुली दुनिया का लोगों ने ख्वाब देखा था। उस वक्त कंप्यूटर की वो बात करते थे जो उस वक्त बड़ी नई सी बात लगती थी। लेकिन उनकी लेगेसी बाद में शाहबानो बन गई, उनकी लेगेसी बाद में बोफोर्स बन गई। 5 साल के अंदर एक के बाद एक विवाद उनके साथ जुड़ते चले गए। वो जिस ट्रैक पर चलना चाह रहे थे वो डिरेल हो गए। मोदी के साथ कभी आपको ये पिछले 10 साल में होता हुआ दिखाई दिया विचारधारा के तल पर, या जो सोच कर आए थे उस स्तर पर, कि जो भाई कह रहे थे वो डिरेल हो गए, या होते होते बच गए अपने आप को फिर पटरी जो गाड़ी पर ले आए? देखिए, राजीव गांधी बहुत अच्छा रेफरेंस पॉइंट है। बल्कि मैं समझता हूँ कि आपकी मैं इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट को काम मिला जो दोनों को बैलेंस करता है और दोनों उसके रास्ते पर चल रहे हैं। राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी का में एक सिमिलरिटी है, जो सबसे बड़ी सिमिलरिटी है, वो दोनों का एस्पिरेशनल इंडिया था। दोनों सपनों के भारत के साथ उड़ान भरना चाहते थे। राजीव गांधी ने वो उड़ान दी जो उस समय तमाम लोग विरोध कर रहे थे, कंप्यूटराइजेशन की। आज के जितने राजनेता हैं वो सब उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन आज उसी की वजह से हम इस जगह पर पहुंचे जहां आप एक रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी राजीव गांधी के लेगेसी में ऐड होगा आप कह रहे हैं? राजीव गांधी की लेगेसी नहीं है, राजीव गांधी की लेगेसी का स्टार्टिंग पॉइंट है ना वो। हाँ बिल्कुल, उसके बिना नहीं होता। कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज का, वो इंपॉर्टेंट है। नंबर को यदि आप रेफरेंस पॉइंट बनाना चाहते हैं तो मैं नहीं बनाता, क्योंकि राजीव गांधी के 414 नहीं थे। बिल्कुल ठीक। वो इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के मतलब बहुत तकलीफ वाले चुनाव के नतीजे थे, जिसे आडवाणी जी ने कहा था कि ये
लोकसभा का नहीं, शोक सभा का चुनाव है। ये बहुत बड़ी लाइन बड़ी कही लाइन थी थी, उस सही समय बात कि है। ये लोकसभा का नहीं, शोक सभा का। मोदी के 14 वाले 282 अपने थे। मोदी के 282, 303, 240 जो भी है वो सब अपने हैं। राजीव गांधी के जो अपने थे वो 195 थे, 197 थे, जो भी रहा था 195। 89 वाला 197। हाँ 197 वही वो कह था रहा हूँ। उनका अपना वो कमाया। उनका अपना था, कमाया हुआ। राजीव गांधी को के लिए आपके पास आलोचना कम होगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि शाहबानो एक बड़ा घटनाक्रम मैं मानता हूँ, जो उनके से मैं उम्मीद नहीं करता था कि इस तरह के एक नए राजनेता जो कंप्यूटर चलाते हो, हवाई जहाज से उड़कर हिंदुस्तान को भी उड़ाना चाहते हो, वो अचानक शाहबानो वाले मसले पर फंस गए। उसकी बड़ी वजह यह है कि राजीव गांधी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं थे, उनका एक्सपीरियंस पॉलिटिकल वो नहीं था। तो वो कभी उधर फंस गए शाहबानो में, तो फिर थोड़ा दबाव बना, तो फिर वो राम मंदिर का ताला खोलने लग गए। एग्जैक्टली। तो दोनों ही बड़ी गलतियां कह लीजिए, या जो भी दो उनके बड़े फैसले थे उसमें हुए। राजीव गांधी की पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का एक बड़ा उदाहरण है बोफोर्स। बोफोर्स को यदि कोई पॉलिटिकल मैच्योर लीडर होता तो शायद निकाल लेता, क्योंकि फाइनली देखिए कि राजीव गांधी पर तो अदालत से, जांच से, सब में उनको वो मिल गई क्लीन चिट। लेकिन बोफोर्स चिपक गया नाम के साथ। हाँ, नाम से वही कह रहा हूं ना कि चिपक गया। तो वो उनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की बात है। एक और पॉलिटिकल इमेच्योरिटी आप उनकी देखिए कि 197 आने के बाद भी उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास मैंडेट नहीं है, क्योंकि ये जनता का मेरे खिलाफ मैंडेट है। चाहते तो 197 से 272 करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होती है, सरकार अगर बनाना चाहते तो। उनकी एक इमेच्योरिटी का या नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी का फर्क मनमोहन सिंह की घटना से देखिए। अभी मनमोहन सिंह जी गए हैं, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे मनमोहन सिंह, और एक मीटिंग प्राइम मिनिस्टर के साथ 1987 में थी राजीव गांधी की साथ मनमोहन सिंह की, जिसमें उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट दिया था कि कैसे योजना आयोग को काम करना चाहिए। उसमें गरीबों, किसानों पर फोकस था पूरी तरह से। और राजीव गांधी का जो सपना था वो अर्बन इंडिया का था। मनमोहन जी के अभी जब कुछ इतना चला और इतना कुछ छपा, तो उसमें ये भी कहीं मैंने पढ़ा कि राजीव गांधी ने मनमोहन सिंह के लिए कहा था, जब वो योजना आयोग के अध्यक्ष थे और प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो बाहर निकल के कहा था, इट इज अ बंच पैक ऑफ जोकर्स। हाँ, वही मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ ना, उसी का जिक्र कर रहा हूँ, उसकी घटना पूरी बता रहा हूँ कि वो गाँव और किसानों का पूरा एक लेकर गए थे प्रोजेक्ट, और राजीव गांधी को शहरी भारत को विकसित करना था, चमचमाता भारत बनाना था। तो वो नाराज काफ़ी हुए थे उस मीटिंग में। और उसके बाद अगले दिन मीडिया में जब उनसे पूछा गया कि भाई कल क्या हुआ योजना की मीटिंग में मनमोहन सिंह के साथ, ये तो उनका दिस बंच ऑफ जोकर्स है ना। तो वो एक बड़ा फर्क है। नरेंद्र मोदी को देखें प्रधानमंत्री जी के तौर पे, तो वो दोनों का एक मिला जुला रूप है। वो गरीब भारत को, पिछड़े भारत को भी साथ ले जाना चाहते हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज भी दिलाते हैं, शौचालय भी बनवाते हैं, अकाउंट खोला, घर बनाया, ये सब काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाने का भी काम करते हैं, चंद्रयान के लिए भी काम करते हैं, और जितनी तरह की तरक्की हो सकती है, चिप वाला भी मसला हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मसला हो, उन दोनों को साथ ले जाने का एक बैलेंस करते हैं। तो ये दोनों के साथ एक बड़ी बात है। राहुल गांधी का रेफरेंस पॉइंट केवल ये हो सकता है कि जैसे राजनीति में राजीव गांधी आए थे, वैसे राहुल गांधी आए हैं। लेकिन राहुल गांधी एक्सीडेंटल नहीं आए, वो प्लान तरीके से आए। दूसरा, राहुल गांधी को राजीव गांधी से तुलना करना मैं इसलिए ठीक नहीं मानता क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। नहीं, मैं तो उनकी तुलना उस वक्त के विपक्ष से करना चाह रहा हूं। उस वक्त जो राजीव गांधी के सामने पॉलिटिकल विपक्ष था, जिसने ध्वस्त कर दिया 414 का मैंडेट, हाँ, उसको आप अगर गौर करें, अगर बोफोर्स का करप्शन का मुद्दा उस वक्त राजीव गांधी को ले डूबा, तो ये कोशिश राहुल गांधी ने नहीं की, ऐसा नहीं है। राफेल को मुद्दे को उन्होंने बनाना चाहा था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि राफेल को भी मैं बोफोर्स के साथ ही कर रहा था कि वो उस मुद्दे को उस तरह से नहीं लिया गया। राहुल गांधी ने लेकिन राजीव गांधी के मुकाबले में बहुत संघर्ष किया है, पॉलिटिकल स्ट्रगल। भले ही उनको आज भी आप कुछ भी कहें, राजकुमार कहें, डिनेस्टी कहें, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष किया और अपना जो भी रास्ता बनाया आज तक, वो खुद ने बनाया। ठीक है, राजीव गांधी ने खुद का बनाया वो कुछ नहीं था सत्ता के तौर पर। राहुल गांधी ने जो कुछ भी बनाया वो आज 99 पे, 52 पर रहे या जो भी रहे, या आज फिर से एमपी हैं। और वो एक लड़ाई करने के लिए, भले ही नंबर के फिगर पर नहीं आ रहे हूँ क्योंकि नरेंद्र मोदी से राजीव गांधी की तुलना नहीं की जा रही। नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत, अनुभवी राजनेता हैं, तो उनसे लड़ाई लड़ना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने एक अपना रास्ता, ये नंबर की लड़ाई भले ना लड़ पा रहे हो, नैरेटिव की लड़ाई वो लड़ पा रहे हैं। ठीक है समीर जी, अब इसी में एक एडेड क्वेश्चन है एक लाइन और बोल दूं कि आपने कहा कि दोनों में विरोधाभास है, राहुल गांधी में और नरेंद्र मोदी।
मुझे दोनों में कोई विरोधाभास नहीं लगता। जब राहुल गांधी न्याय की, इंसाफ की, सामाजिक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री विकसित भारत की कर रहे हैं, तो वो दोनों साथ चलने वाले रास्ते हैं। मैं दोनों को अलग अलग तरीके से नहीं देखता। चलिए इस पर अभी हम लोग बहस करते हैं। अभी अब आप एतराज अपना मतलब ऊपर रखिएगा, अभी हम लोग बात करते हैं। सबीर जी, एक सवाल ये कि क्या आज आपको लगता है 2024 में जो नरेंद्र मोदी के साथ हुआ, 400 कहकर 240 रह गए, ये स्लोगन या ये एम्बिशन कि भाई 350 400 मुझे इतना बड़ा मैंडेट चाहिए, क्या इसकी कोई जरूरत भी है? और आपको लगता है कि आइंदा आप इस किस्म का प्रचार कभी देखें भी? देखिए, जब आदमी 2014 में बहुत अच्छा परफॉर्म करे तो 303 का मैंडेट आता है ना, 272 से 303 मिलता है, जो भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिला। और जब 2019 में जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं 5 साल, तो 10 साल बाद उम्मीद बनती है कि जब 10 साल से मैं सब बेहतर काम कर रहा हूं, विपक्ष कहीं पर भी नहीं है, 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप मुझ पर नहीं लगा, मेरी सरकार पर नहीं लगा, हर क्षेत्र में मैंने काम किया है, आर्टिकल 370 मैंने हटा दिया है, तमाम तरह के मुद्दों पे मैंने काम किया है, तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि इस बार मुझे 303 से बढ़कर 400 का मैंडेट मिले। जब आदमी बेहतर प्रदर्शन करता है तो और बेहतर उम्मीद करता है ना। 80% स्टूडेंट के आते हैं तो होता है कि नहीं इस बार मेरे 80 है, अगली बार मैं 90% लेकर आऊंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल वो काम किया कि उनको उम्मीद थी कि जनता इस बार उनको 400 प्लस का मैंडेट देगी। ठीक है, वो चूक गए, लेकिन उनके जो उम्मीद थे वो कहीं से भी गलत नहीं थी। देखिए, अगर राहुल गांधी की अगर हम बात कर रहे हैं और राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, आपको लग रहा है मोदी ने ऐसा 10 साल में कुछ गलत नहीं किया था? बिल्कुल नहीं। 1989 वाला एक भी उदाहरण बता दीजिए ना। अगर एक उदाहरण होता तो क्या विपक्ष छोड़ते? एक भी उदाहरण 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बता दीजिए कि जहां कहा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह ऐतिहासिक भूल कर दी जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी को यह मैंडेट कम मिला है। किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कम परफॉर्म नहीं किया, हर जगह बेहतर प्रदर्शन किया, विपक्ष कहीं सामने था। 10 साल बाद विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिला सरकार को घेरने के लिए। तो एक वो जो नैरेटिव लेके आए थे कि संविधान बदल देंगे, अगर संविधान बदलना होता तो 303 का मैंडेट था ना, वो उसी में बदल देते, 272 में मैंडेट में बदल देते संविधान बदलने के लिए। ठीक है, उसके लिए 400 की उनको जरूरत नहीं थी, उनके पास उतना सहयोग था सहयोगी दल का कि वो मैंडेट संविधान बदल सकते थे। मुझे लग रहा है कि अगर राहुल गांधी के संघर्ष की बात की जा रही है कि राहुल गांधी ने संघर्ष किया, राजीव गांधी के मैंडेट की बात की जा रही है, कांग्रेस में अगर आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी का अगर आप करियर देखेंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक इंदिरा गांधी रही कि जिसने अपनी दम पर संघर्ष करके अपना मुकाम हासिल किया था। 1969 में तो कांग्रेस तोड़ दी थी ना उसने, 71 में नई कांग्रेस से चुनाव लड़ी है वो, पूरी और ओल्ड कांग्रेस एक तरफ थी 97 के उस इलेक्शन पर में। शायद वो रेफरेंस पॉइंट इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि उनको उनके पिताजी स्थापित कर गए थे ना। नहीं, स्थापित नहीं, वो पूरी पार्टी तोड़ के नई पार्टी चाहिए। पूरा कांग्रेस एक तरफ चली गई थी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी बनाई, अपने दम पर लड़ी, गरीबी हटाकर नारे पे आई, पूरा मैंडेट लेकर आई थी 1971 में। हालांकि बात ठीक है कि फिर आपातकाल लगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया तो 77 के चुनाव में वो बुरी तरह हारी भी है, वो एक अलग पहलू है। लेकिन सिर्फ इंदिरा गांधी अपने दम पर मैंडेट किया था। राजीव गांधी की अगर बात करें तो राजीव गांधी तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, राजनीति में वो थे ही नहीं। वो तो संजय गांधी राजनीति में सक्रिय रहने वाले थे। संजय गांधी की डेथ हो जाती है, इंदिरा गांधी की हत्या होती है, तो उसके बाद उन्हें अचानक प्रधानमंत्री देश का बनना पड़ता है, मजबूरी में उन्हें राजनीति में आना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति जो मजबूरी में राजनीति में आए हो, जिसे राजनीति का ए से लेकर जेड तक कुछ भी नहीं मालूम हो, जिसे न कांग्रेस का संगठन पता हो, न जिसे कैसे चुनाव लड़ा जाता है ये पता हो, विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है उसे ये मालूम हो, उसे सीधे प्रधानमंत्री तो उस 84 से 89 तक की प्लेबुक में कौन सा ऐसा जो मुद्दा है जो सीखने वाली बात है जो राहुल गांधी सीख सकते हैं कि मेरे पिता को 5 साल के अंदर जो है 414 से 197 पर ले आया था उस वक्त का विपक्ष? देखिए, मुझे लग रहा है कि उसमें राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो गलती रही वो सलाहकारों की रही है। जिस तरीके से राजीव गांधी अपने सलाहकारों से घिरे रहे, अरुण नेहरू राजीव गांधी के सलाहकार बन जाते, जितेंद्र प्रसाद के पिता जो जितेंद्र प्रसाद वो उनके वहां उस समय सलाहकार बनते। कई और ऐसे सलाहकार थे कि जिनके कारण राजीव गांधी कई निर्णय नहीं ले पाए। हालांकि सेम पिपुत्रा ने उनको कई अच्छी सलाह भी दी, जिसका जैसे कंप्यूटराइजेशन किया वो सेम पिपुत्रा आज तक सलाहकार है, वो आज तक सलाहकार है राहुल गांधी के बने हुए राजीव गांधी के बाद से। लेकिन शाहबानो प्रकरण में उनको सलाह दी कि आपका मुस्लिम वोट चला जाएगा, ये मैंडेट उनका दिया हुआ है, आपने परिणाम बदला, उसका आपने भुगता। राहुल गांधी ने सीखी भी तो अपने पिता के दौर से गलत बात सीखी, कोटरी कल्चर नहीं बदला। नहीं, वही सलाह जैसे राजीव गांधी अपने सलाहकारों के कहने में आके उन्होंने अपनी राजनीति को खत्म किया, राहुल गांधी भी उसी तरीके से अपने सलाहकारों में, कुछ चुने हुए सलाहकारों में रहकर उन्होंने अपनी राजनीति को खत्म किया। ठीक है सर, आपका एतराज था? नहीं, एक तो ये कि विजय जी की उस लाइन पे तो मुझे घनघोर गंभीर एतराज है जिसमें उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का विकसित भारत और राहुल गांधी का सामाजिक न्याय एक है। इससे बड़ा भ्रम कुछ नहीं हो सकता।
नरेंद्र मोदी का विकसित भारत, उसके रास्ते में बाधा राहुल गांधी की सामाजिक न्याय के आवरण में की जा रही अराजकता, किए जा रहे लगभग देश में आतंक जैसा माहौल फैलाने की कोशिश, जाति जाति के नाम पर राह चलते पीटापीटी कराने की कोशिश। और अगर इस तरह की स्थिति किसी नेता प्रतिपक्ष की होने लगे, या जो विपक्ष में नेता है जिसको दर्जा चाहिए होने लगे, तो आप उसको समझिए वो देश का विकास नहीं चाह रहा है। वो चाहे जो हो जाए, देश चाहे जहां चला जाए, लेकिन वो अपनी सत्ता चाह रहा है, वो विदेशी हाथ चाहता है, विदेश में जाकर एक तरह से कहें कि गिड़गिड़ाता है कि आप लोग हमारी तरफ जरा देखिए ना, हमको सत्ता नहीं मिल रही। ये पैरेलल गोल्स नहीं हो सकते। ही नहीं है, ये एंटी है। ये नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामने बाकायदा, जैसे ट्रेन की पटरी पर सिलेंडर रख दिया जाता है, जैसे ट्रेन की पटरी पर लकड़ी रख दी जाती है, जैसे ट्रेन की पटरी बीच में से काट दी जाती है, तो राहुल गांधी बीच बीच में इसका एक काउंटर सर। बिना सामाजिक न्याय के यदि कोई देश विकसित हो सकता हो तो मुझे हैरानी है। सामाजिक न्याय तो उसका मूल है विकसित भारत का। कोई भी देश विकसित ही तब होगा जब उसको सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय के रेफरेंस को कैसे आप देखते हैं, सब अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। और इसको देख लीजिए, 2024 का नतीजा राहुल गांधी के उस नैरेटिव का नतीजा है जो उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए रखा, और देश ने उसको एक्सेप्ट किया। भले ही वो वोट में नहीं बदला, लेकिन उन्होंने जो सामाजिक न्याय का नैरेटिव रखा, उसी ने 303 से 240 पे ले दिया। अब आप उसको फेक नैरेटिव संविधान की बात करो, लेकिन वो असली उसका थॉट प्रोसेस तो सामाजिक न्याय है ना। जातिगत जनगणना की जब बात हो रही हो, जातियों की बात हो रही हो, आरक्षण को आगे बढ़ाने की बात हो रही हो, या आरक्षण खत्म करने का जो नैरेटिव बनाया जा रहा हो, उसका मतलब यह है कि आप सामाजिक न्याय। अरे सर ठीक है, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले मुझे आपका एक एक लाइन में विचार चाहिए। एक, आज अगर कोई किताब लिखी जाती तो उसमें नरेंद्र मोदी कैसे उस दर्ज किए जाते हैं अभी तक के उनके काम के रिकॉर्ड के हिसाब से, राहुल गांधी अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसे उनके बारे में लिखा जाता, पहले आप बताइए। नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के सबसे साहसी राजनेता हैं, महात्मा गांधी के बाद सबसे बड़े राजनेता हैं, और जो सबसे बड़ी बात, सामाजिक न्याय शब्दों में नहीं उनकी योजनाओं में उतरता है तो वो विकसित भारत कहलाता है। विभाजन नहीं कराते राहुल गांधी। राहुल गांधी विशुद्ध विभाजक नेता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की कमाई पर, और जो कहते हैं ना विपक्ष में कोई तो होगा, उस नाते से। तो ये अभी तक इन दोनों नेताओं की कमाई की बात हो रही है। समीर जी बहुत शॉर्ट। मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी ऐसे नेता बनकर निकलते हैं कि जिन्होंने राजनीति के अंदर साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके एक बहुत बेहतर राजनीति अपने लिए तैयार की, और देश को भी एक विकसित भारत की ओर लेके गए। जो 2047 का विकसित भारत है, उसके लिए वो देश को आगे लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी अभी भी वही है जहां राजनीति उन्होंने शुरू की थी, वही है बिल्कुल। कोई उनकी राजनीति मुझे परिवर्तन नहीं 2004 से 24 में कोई अंतर नहीं आया, कोई फर्क उनकी राजनीति में नहीं आया। बस उनकी भूमिकाएं बदलती रही, कभी वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, कभी विपक्ष के नेता बन जाते हैं। स्टार्ट पॉइंट से बढ़ नहीं पाए आगे। 4 से 24 में राहुल गांधी की राजनीति मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। नरेंद्र मोदी बेशक साहसिक राजनेता हैं, लेकिन वो नैरेटिव बनाने के सबसे एक्सपर्ट मैं नेता के तौर पे उनको देखता हूं कि वो किसी भी चीज़ का नैरेटिव पॉजिटिव तरीके से खड़े करने की सामर्थ्य रखते हैं। राहुल गांधी ने एक लंबा संघर्ष किया है, लेकिन जैसे 50 साल कांग्रेस रही थी और उस समय के यदि वाजपेयी और अडवाणी को कहें कि वो कुछ किया नहीं जिंदगी में, वो एक समय कांग्रेस का था, आज भारतीय जनता पार्टी का समय है, इसलिए उस लड़ाई में उनको निकलने में अभी वक्त लगेगा।